बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रॉब्लम्स कि जब हम प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने होंगे और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो ताकि ऑब्वियसली हमें पता होगा कि जो एक पर्टिकुलर आइटम है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो तभी हम जो है उस चीज़ को कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो आइटम यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इट इज़ टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको जो है वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसकी डेबिट साइड पे इसको लिखना है। डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी जो एसेट होता है जब हम खरीदते हैं तो उसके अंदर जो तोड़ फोड़ है, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू में कमी आती है फिक्स्ड एसेट के अंदर, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन है ये हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू नेचर का है। तो आपको याद होगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे, तो उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इसको लिखा जाता था डेप्रिसिएशन को, जो कि हम फाइनल अकाउंट्स बना चुके फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अब इसमें भी इसी तरीके से किसको डेबिट कर देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, वेयर एंड टेयर है, यानी उसकी तोड़ फोड़ जो होती है एसेट के अंदर या उसकी वैल्यू में जो कमी होती है यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली, तो वो हम डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं। और ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है, यानी ये है क्या और इसको जाना कहाँ है, ये तो बात समझ लगी। अब आगे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको थोड़ा सा देख लेना है कि इफ डेप्रिसिएशन रेट इज मेंशन्ड लाइक परसेंटेज और साथ ये लिखा हुआ है पीए। अगर ये पीए लिखा हुआ है ना, यानी पीए का मतलब है पर एनम, यानी सालाना रेट है। अगर इसके साथ पीए यानी पर एनम अगर इसके साथ परसेंटेज लिखी गई है तो फिर इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि एसेट जो है उसकी डेट हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमने 5वां चैप्टर किया है इसी क्लास के अंदर जो डेप्रिसिएशन का है। तो उसके अंदर आपने अगर वो चैप्टर कर लिया है तो ऑब्वियसली आपने उसके देखा होगा कि डेप्रिसिएशन डेट के हिसाब से होता है, मतलब कि साल का डेप्रिसिएशन होता है ना, ये पर एनम का मतलब है साल का। तो अगर 6 मंथ्स बनते हैं तो वो फिर अगर 5% है 5% है तो 5% लेंगे, लेकिन उसको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, यानी हाफ जो ईयर है उसका वो कैलकुलेट होगा। तो अब डेट मेंशन होना जरूरी है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो दे यही देगा परसेंटेज पर एनम, लेकिन डेट नहीं देगा। अब अगर डेट दी ही नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, यानी अगर तो डेट दी हुई है तो जितनी डेट का एसेट यूज़ हुआ है हम उतना उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो साल यूज़ हुआ है तो साल का कैलकुलेट कर लेंगे, 6 मंथ्स यूज़ हुआ है तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे, 3 मंथ हुआ है तो 3 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि करना कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि 1000 कॉस्ट है, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है जो पर एनम है। अगर तो 10% पर एनम है और एसेट साल यूज हुआ है तो हम सीधा सीधा इसका 10% ले लेंगे, वो 100 रुपये आ जाएगा। ये हो गया साल का। लेकिन अगर एसेट 6 मंथ यूज हुआ है, 6 मंथ यूज हुआ है, तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड करेंगे 12, क्योंकि ये 10% जब हम लेंगे तो ये आएगा पूरे साल का, और इसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे। जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। अब हमें कितने मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ्स का, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर तरीकाकार इस तरीके से रहेगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 50 आ जाएगा। तो ये 6 मंथ्स का आ जाएगा। 3 मंथ्स का करना हुआ तो इसी तरीके से 10% लेकर उसको 3/12 कर देना है। अगर वो 7 मंथ्स बन रहे हैं तो 7/12 कर देना है, 9 मंथ्स बन रहे हैं तो 9/12 कर देना है। तो 12 फिक्स इसलिए क्योंकि 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आएगा, और ऊपर जितने मंथ्स का है उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, ये तो है तब जब वो आपको पर एनम दे। पर एनम अगर वो देता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे ये परसेंटेज पर एनम का मतलब है कि यानी कोई भी आप परसेंट, जैसे कि 10% पर एनम, अगर पर एनम यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज इसके साथ पर एनम लिखा हुआ है, फिर डेट हमें देखनी पड़ेगी। अगर वो डेट नहीं देता, डेट ऑफ द परचेज ऑफ एसेट इज नॉट मेंशन, देन वी विल टेक डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ। ये बात आपने अब नोट कर लेनी है कि 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लेंगे, और उसका नीचे हम नोट लिख देंगे कि एज द डेट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट वाज नॉट मेंशन, सो आई टुक द डेप्रिसिएशन फॉर द 6 मंथ्स। वो आप नोट लिख देंगे और बाकी 6 मंथ। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर समझ नहीं आई है। पर एनम अगर मेंशन हो डेप्रिसिएशन रेट के साथ तो उसकी डेट का होना जरूरी है, डेट का होना जरूरी है। अगर डेट है तो जैसे मैंने भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, साल का, 6 मंथ का, 3 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, उस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डेट मेंशन नहीं है और दिया हुआ भी पर एनम है तो फिर हमें उसको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। यानी 6 मंथ्स का कब कैलकुलेट करना है, जब इधर पर एनम दिया गया उस रेट के साथ और डेट उसकी न बताई गई हो, तो हम 6 मंथ्स का लेंगे।
ये उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा इसके अंदर, और फिर उसका नीचे नोट लिख देना। अच्छा, इफ ओनली परसेंटेज इज गिवन लाइक परसेंटेज, यानी अगर 10% है तो अगर इस तरह लिखा हुआ है और इसके साथ कोई पर एनम नहीं लिखा हुआ, नो पी डॉट ए इज मैंशनड, यानी कोई पर एनम इसके साथ मैंशनड नहीं है अलोंग, उसके साथ कोई मेंशन नहीं है, देन वी विल सिंपली कैलकुलेट इट, फिर हम उसको सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके लिए देखेंगे अच्छा इसके अब डेट क्या है, इसको कब परचेज किया गया है, क्या किया गया, कुछ नहीं करना। यानी अगर $1000 हो गया तो 10% अप्रिशिएट कर दें, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 10% के साथ बस, और इसका 100 ले लेंगे। अब इसका हम ये नहीं देखेंगे कि अच्छा इसके साथ तो अब डेट मेंशन नहीं की गई है, इसको जो एसेट $1000 का ये कब खरीदा गया है, इसके साथ डेट नहीं है। डेट हमें कब चाहिए, जब इसके साथ पर एनम लिखा हो। अगर इसके साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको पॉइंट समझ लग गया होगा। तो सिंपल है। और अब हम चलते हैं सेल ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन का क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको कहाँ लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे लिखना है। पर एनम आए तो डेट होना जरूरी है, डेट नहीं दी हुई और पर एनम दिया हुआ है तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, और अगर उसके साथ पर एनम नहीं दिया हुआ तो फिर डेट की जरूरत ही नहीं है, सिंपल उसका आप कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर दें। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का। अब आइए सेल ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी एसेट है, फॉर एग्जांपल के फर्नीचर उसने सेल कर दिया है, या कोई बिल्डिंग सेल कर दिया है, या मशीनरी सेल कर दी है, तो अगर कोई एसेट सेल होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब ट्रीटमेंट से क्या मुराद है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है या इसने बैलेंस शीट में जाना है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में, ये सिर्फ हम इसके अंदर चीज को देखेंगे। तो सेल ऑफ एसेट्स, तो सेल अमाउंट विल नॉट बी टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर एसेट सेल हुआ है तो जो सेल की अमाउंट है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेकर जाएंगे। एसेट अगर कोई सेल हुआ है तो सेल की जो अमाउंट है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे। तो वो कहाँ जाएगा, वो ऑब्वियसली एक एसेट है, जब हम खरीदते हैं तो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, और अगर वो सेल हो गया है तो उसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। और अगर उसकी हाफ अमाउंट सेल हो गई है, यानी हाफ एसेट सेल हो गया, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का था, 5,000 का सेल हो गया तो 5,000 उसमें से लेस हो जाएगा, तो 5,000 बाकी रह जाएगा। तो सेल अमाउंट जो है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे। ये बात तो है यहां तक। हाउएवर एनी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कि अगर कोई उसके ऊपर लॉस है, एनी लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सेल हुआ है उसको नहीं लेकर जाएंगे, वो तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में हम उसको लेस कर देते हैं। और अगर उसके ऊपर एसेट के बेचने पर लॉस हो जाता है तो लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लेके जाएंगे। लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, लेकिन अगर सेल हुआ है तो जो सेल की अमाउंट है वो नहीं जाएगी। अब इसकी मिसाल ले लीजिए। अच्छा, ये पॉइंट भी देख लीजिए। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट देन इट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल फंड में लिख देना है, उसको ऐड कर देना है, कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे, और कैपिटल फंड अकाउंट को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। पॉइंट्स को देखते जाइए, ये पॉइंट्स एक बार आप इनको सुन लीजिए, क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप प्रॉब्लम पर जब जाएंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, और इन्हीं पॉइंट्स को हम वहाँ रिपीट कर रहे होंगे, तो तब जाके ये सही क्लियर होंगे। तो ये इसलिए आपको एक बार प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको दोबारा ये वीडियो देखनी पड़े, तो उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा और ऑब्वियसली चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि फर्ज करते हैं कि एक एसेट है, उसको सेल किया गया है 20,000 का। 20,000 का एक एसेट सेल हो गया। अब ये जो 20,000 है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाएंगे, ना इनकम साइड पे ना एक्सपेंडिचर साइड पे। तो कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट में अगर एसेट जो है वो 20,000 का था तो अब वो 20,000 का सेल हो गया, अब वो 20,000 का वहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा, यानी 20,000 में से 20,000 माइनस दो, नील हो जाएगा। अगर वहाँ वो 30,000 का था और 20,000 का सेल हो गया तो अब हम उसको वहाँ से 20,000 माइनस कर देंगे। सिंपल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो कि 20,000 का अगर आपके पास यहाँ पर ये एसेट सेल होता है और कंप्लीटली ये 20,000 का सेल हो गया, मतलब कंप्लीटली ये सेल हो जाता है, इसका कोई पार्ट वगैरह नहीं है पीछे, और इसकी अब देखी जाएगी कि इसकी बुक वैल्यू कितनी थी। बुक वैल्यू का मतलब बुक्स में ये कितने का शो हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी बुक वैल्यू थी हमारे पास 22,000, बुक वैल्यू इसकी थी 22,000 और सेल हुआ 20,000 का, अब इसमें डिफरेंस है 2,000 का। 22,000 का ये बुक वैल्यू थी, यानी बुक्स में शो रहा था 22,000 का, और सेल हमने कितने का किया, 20,000 का। तो इसका मतलब है 2,000 का डिफरेंस है, उसकी बुक वैल्यू ज्यादा शो हो रही है और हमने उसको 20,000 का बेचा है। ये जो 2,000 है ये उस पर लॉस कहलाएगा। तो ये जो 2,000 है ये है लॉस
ऑन एसेट। इस 2000 को हम लिखें, इसका जो डिफरेंस है यानी 22,000 में से 20,000 निकालें तो जो 2,000 है ये है वो लॉस। इसको हम कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पर 2,000 लिखेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए, अगर यही एसेट हमारे पास यहां पर 19,000 की इसकी बुक वैल्यू होती और 20 का बेच दिया जाता, तो अब इसकी बुक वैल्यू है 19,000 और बेचा कितने का है? 20,000 का। तो बेचा ज्यादा का, बुक वैल्यू में 19 का जो, तो 1000 जो है ये अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, ये जाएगा कैपिटल फंड अकाउंट में और वहां पे ऐड हो जाएगा। और कैपिटल फंड अकाउंट कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो ये बात यहां तक आपको समझ लग जानी चाहिए। ये हो गया पॉइंट जी यहां तक। तो उम्मीद है ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो सेल ऑफ एसेट जो आपके पास है उसमें अगर एसेट सेल होता है तो उसकी रकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जानी, लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल फंड अकाउंट में आ जाएगा और वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, लायबिलिटी साइड। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर। अगर कोई न्यूज़पेपर है उसको, अब न्यूज़पेपर है तो वो कोई एसेट नहीं है क्योंकि लेटेस्ट खबरें वगैरह जो भी हैं वो डेली बेस पर आपको चाहिए होता है, तो कोई एसेट नहीं बनता है। तो इसलिए जो सेल परचेज ऑफ न्यूज़पेपर है उसको हम रेवेन्यू आइटम कंसिडर करते हैं। तो जो रेवेन्यू आइटम होते हैं अगर वो परचेज किए जाएं तो एक्सपेंडिचर साइड पे और अगर उसको सेल कर दिया जाए तो वो रेवेन्यू साइड पर आ जाते हैं। तो परचेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बीइंग रेवेन्यू आइटम एंड सेल ऑफ द न्यूज़पेपर इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर उसको परचेज करेंगे तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे ले आएंगे, अगर उसको सेल करेंगे तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो परचेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बीइंग रेवेन्यू आइटम एंड सेल ऑफ द न्यूज़पेपर इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये बात बड़ी वाज़ेह और सिंपल है कि न्यूज़पेपर का सेल परचेज जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट होगा। परचेज किया तो डेबिट साइड पे, सेल किया तो क्रेडिट साइड पे, सिंपल। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर कि इसके साथ इस पॉइंट को देखना है कि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ तो ट्रीटमेंट और है और अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो ट्रीटमेंट और है। अब देखिए यहाँ पर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसको हमने डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे हमने ऊपर न्यूज़पेपर खरीदा तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिख दिया, बेचा तो रेवेन्यू साइड पे लिख दिया। तो परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम उसको खरीदेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे और अगर हम सेल करेंगे तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। खरीदा तो डेबिट साइड पे, बेचा तो क्रेडिट साइड पे, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इफ डेप्रिसिएशन इज मेंशन्ड ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल देन डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है, डेप्रिसिएशन किसी भी चीज पर हो तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा बैलेंस, और बैलेंस शीट में से लेस हो जाएगा उस स्पोर्ट्स मटेरियल में से। तो अगर डेप्रिसिएशन मेंशन है तो और स्पोर्ट्स मटेरियल उसके ऊपर खरीदा गया है तो फिर खरीदना बेचना फिर हम उसको उधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर नहीं जाते, फिर उसका डेप्रिसिएशन लेकर जाते हैं। और अगर डेप्रिसिएशन जो है वो मेंशन नहीं किया गया तो खरीदेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई भी बैट्स एंड बॉल हो सकते हैं, कुछ और स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, तो अगर उसको खरीदेंगे तो डेबिट साइड पे और बेचेंगे तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये है यहाँ तक, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल अगर हम खरीद रहे हैं तो डेबिट साइड पे, बेच रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन तब जब डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन वो उस स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ दे देता है तो फिर डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा लेकिन उसका सेल परचेज वो नहीं लिखी जाएगी। तो ये हो गया जी यहाँ तक। तो बस ये इस वीडियो के अंदर यही पॉइंट्स थे। उम्मीद है आपको इनको ये समझ लगी होगी। बाकी नेक्स्ट और कुछ पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।